नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीस कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही, कंटेनमेंट जोन से निकल रहे लोग बाहर। पीडीएस के घटिया चावल के मामले में ईडब्ल्यू करेगा जांच, जिले में गठित हुई एसआईटी। बस संचालन पर प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, पूरी क्षमता के साथ शुरू होगी बस। ऑटो से उतरकर ढूठी नहर में कूदी युवती, लालबर्रा के मेरे गांव की घटना। और बाढ़ में डूब रहे गरीबों के निर्माणाधीन आशियाने, हितग्राहियों ने मकान में जाने से किया इनकार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को देर रात्रि में प्राप्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीज लालबर्रा के हैं, 1 मरीज लांजी का है और 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोरी का है। 2 मरीज वाराशुनी तहसील के ग्राम डोके के हैं, 1 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम घुनाड़ी का है, 1 मरीज ग्राम लिंगा का और 1 मरीज भटेरा चौकी बालाघाट का है। 13 मरीज वाराशुनी के वार्ड नंबर 9 के हैं, 1 मरीज वाराशुनी तहसील के ग्राम बुदबुदा का, 1 मरीज ग्राम सिकंदरा का है, 2 मरीज वार्ड नंबर 6 बैयर के, 1 मरीज वार्ड नंबर 4 बैयर के, 6 मरीज वार्ड नंबर 1 बैयर और 2 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम हर्राभाट मंडई के हैं। इस प्रकार 3 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 17 मरीज वाराशुनी तहसील के, 9 मरीज बैयर तहसील के, 2 मरीज लांजी तहसील के, 3 मरीज लालबर्रा तहसील के और 3 मरीज बालाघाट तहसील के और 2 मरीज बिरसा तहसील के। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 12 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 3 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 337 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 262 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। 70 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिले के भीतर गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला अनाज, पीडीएस के चावल के मामले की जांच की आंच अब नागरिक आपूर्ति निगम के 9 अधिकारियों सहित 18 राइस मिलर्स तक पहुंच गई है। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 4 सितंबर को जिले के आधा दर्जन राइस मिलर्स कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। राइस मिलर्स पीडीएस के घटिया चावल के लिए सीधे सीधे नागरिक आपूर्ति निगम और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की क्वालिटी खराब थी, धान पानी में भीगा हुआ था, इस कारण उसकी मिलिंग करना संभव नहीं था। बावजूद इसके कि लगातार अधिकारियों ने दबाव बनाया, उन्होंने धान की मिलिंग कर दी। नतीजा अब उन पर कार्रवाई हो रही है। जनवरी के समय में कि धान पूरी भीग चुकी है, शासन ने रख रखाव की व्यवस्था नहीं बनाया। उस पूरी धान को, पुरानी धान को, भीगी हुई धान को इन्होंने नई बोरियों में भरवा के गोडाउनों में ओपन स्टेक में रखवाए। उसके बाद में हम लोगों ने एग्रीमेंट भी नहीं की। हम लोग को बोले कि मिलिंग करिए आप, तो हमने बोले ऐसी धान की हम मिलिंग नहीं कर सकते, असंभव है। लेकिन बोले कोरोना महामारी का संकट है, प्रदेश में अनाज की बहुत जरूरत है, तो हमको पूरा जो नान का विभाग है, विपणन संघ का विभाग है, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय जी सभी लोगों ने बोला कि आप लोग मिलिंग करिए, हम कॉपरेट करेंगे, जैसा निकलेगा वैसा दीजिए। तो हम लोगों ने मिलिंग करके उनको धान दिया। कुछ चावल खराब निकला होगा, कुछ अच्छा निकला होगा। बाहर से टीम आई, अभी उसके हमने चावल दिया। कोरोना महामारी में हमने पूरा सहयोग किया, जितना चावल लग रहा था हमने दिया और खाने योग्य चावल था। कोई दिल्ली से कोई एक विशेष अधिकारी आया था, उसने कोई अपने यहाँ से सैंपल बिना मिलरों के सामने सैंपल तो ले गया नहीं, उसने अकेले आया, सैंपल ले गया, एनालिसिस कब किया कैसे किया हमको नहीं मालूम, और वहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दिया कि खाने योग्य चावल नहीं है, रिसाइकलिंग चावल है। तो हम हमारे आग के सामने सैंपलिंग होती है तो हम मानते कि खाने योग्य नहीं है, जो भी नहीं है। हम तो बोलते हैं चावल को हमारे सामने लाओ, हम खा के दिखाते हैं। यदि कोई मर जाए तो उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करना। आप अपनी सड़ी हुई धान की मिलिंग हमसे करवा रहे हो, आपको अनाज की आवश्यकता है, हम मिलर बना के दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक एक मिलर, वो उस धान से 67 किलो चावल नहीं निकलता। हमारी कलेक्टर महोदय से एक गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस बातों को सुनते हुए, जो हमारी मिलें सील करी जा रही है 18 लोगों की, हमारे भाइयों की, उन मिलों को सील न करें, और जो बिजली काटी जा रही है बिजली न काटे, उन लोग को आप उनकी जांच करवाइए। कोई दिक्कत नहीं, जांच में हमारा पूरा सहयोग है। कोरोना महामारी के टाइम में अधिकारी लोगों का दबाव आता था, भैया धान पीसो, एग्रीमेंट करो। हमने किया, उस एवज में धान पूरी गीली, सड़ी और रखरखाव ठीक नहीं,
खेत में खराब हो गई धान। उसके बाद अपन लोगों ने मिलिंग किया, मिलिंग करने के बाद में चावल दिया। चावल में एनालिसिस रिपोर्ट जो QI दे रहे हैं वो हमारे को पूरी ओके की दे रहे हैं। और उसके बाद में ऊपर से दिल्ली से जो टीम आ रही है वो आके फेल कर रही है। उसके बाद MPB वाले आ रहे हैं, लाइट काट रहे हैं, मील सील हो रही है। ये सब गलत है। नगर पालिका परिषद के द्वारा शासन की योजना के तहत शहर के बूढ़ी फिल्टर प्लांट के निकट स्थित भूखंड पर लोगों को मकान आवंटित करने की योजना बनाई गई थी। 2 वर्ष से लगातार वनगंगा नदी में बाढ़ आ रही है। इस कारण निर्माणाधीन भवन डूब रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को अब उस स्थान पर रहने में डर सता रहा है। हितग्राही सीधे कहते हैं कि ऐसे स्थान पर शासन के द्वारा मकान निर्माण कराए जा रहे हैं जो लगातार बारिश के समय बाढ़ में डूब रहे हैं। अब उस स्थान पर जाकर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। वे शासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसी नए स्थान पर मकान का निर्माण किया जाए। मतलब क्या भाई पानी जाएगा वहाँ पे, तो हम उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि हम कैसे रहे वहाँ पे, क्योंकि कुछ सरकार इसके लिए कुछ व्यवस्था करे, क्योंकि हमने नगर पालिका में पैसा वैसा सब भर दिया, मतलब फ्लैट भी इशू हो गए हैं। पर अब हम इस बारे में ये सोच रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे। पानी अगर से कमरे में चले जाएगा तो इस बारे में हम थोड़ा सोच रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। पता चला था कि मोदी ने घर बना के दे रहा है यहाँ करके, तो नगर पालिका ने हमको सूचना दिया। तो मैं 20,000 अपने बनी मजदूरी करके जोड़ के पूरा पैसा पेड कर दी और हमको उसकी रसीद भी मिल गया है। और अभी के जो बाढ़ में वहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि पूरा नीचे के जो कमरा है पूरे पानी घुस गया था उसमें। और आने वाले समय में यदि बारिश और भी हो सकती है, भविष्य को कौन जानता है, लेकिन पानी में यदि भविष्य में यदि वो डूब जाए पूरा, तो हमारे तो पैसे भी जाएंगे और वहाँ रहना चालू कर देंगे तो हमारा जान में भी खतरा है। तो सरकार इसके लिए कुछ योजना निकालना चाहती है तो कर सकते हैं। हमसे सर घर तो 2020 तक इशू होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी कि जो आपातकालीन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ वहाँ पे सिक्योर नहीं है, क्योंकि अभी तो इतनी बाढ़ आई है तो भविष्य में और कितनी बाढ़ आ सकती है हम कुछ कह नहीं सकते। सर 20,000 रुपये की जो पेमेंट है वो पहला इंस्टॉलमेंट है, 20,000 रुपये हम लोगों ने पेड कर दिया है। अगर भविष्य में अगर पूरा पैसा पेड भी कर देते हैं और अगर हम रहना चालू भी कर देते हैं, तो अगर कल को बाढ़ आई तो हमारी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? कल को भविष्य में हमारा घर तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में हमारी जान को भी खतरा है। आपको बताएं कि शासन ने इस स्थान पर गरीबों को सस्ते दाम पर मकान देने की योजना बनाई। इस दौरान इस बात का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया कि यहाँ वैनगंगा के काफी किनारे है और थोड़ी सी बाढ़ आने पर क्षेत्र पूरा डूब जाता है। इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अब भय की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं इस बात की जानकारी नगर पालिका CMO देंगे। वर्तमान में CMO के चार्ज पर कोई अधिकारी नहीं है। कोई भी आ जाएंगे तो उनका जवाब यही होगा कि यह मामला उनके पहले के कार्यकाल का है, अब इस पर क्या कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के पहले नगर पालिका के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात की जरा भी फिक्र नहीं की कि वैनगंगा की थोड़ी सी बाढ़ में यह क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है तो कैसे यहाँ पर गरीबों को बसाया जाएगा, उनके जीवन को कैसे संकट में डाला जाए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर स्थित ग्राम पंचायत मेरे गांव से गुजरी ढूठी नहर में 4 सितंबर को लगभग शाम 4 बजे एक युवती ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के निर्देशन में पुलिस कर्मियों के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर लगभग 3 बजे उक्त युवती बालाघाट की ओर से ऑटो में बैठकर आई थी, जो मेरे गांव में नहर की पुलिया के समीप उतरी और नहर के नीचे रास्ते से मोबाइल में किसी व्यक्ति से बात करते हुए जा रही थी, जिसके द्वारा नहर के समीप काफी देर तक मोबाइल फोन पर बातें की गई, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। उसी दौरान युवती नहर के पानी में कूद गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के पश्चात पुलिस द्वारा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया और सूचना देकर ढूठी नहर के पानी को बंद करवाया गया है। पुलिस द्वारा युवती के संबंध में पतासाजी की जा रही है। आज दिनांक को दिन में करीब 3-3:30 बजे की घटना है। 100 डायल पर किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक युवती
मेरेगांव नहर में गई है। उस सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव होकर और युवती की तलाश नहर में की गई। तो शाम करीब 6 बजे थाने के बल और होमगार्ड के बल के द्वारा रेस्क्यू करके महिला के शव को निकाल लिया गया। अभी प्रारंभिक रूप से मर्ग कायम। क्या उम्र है युवती की? युवती की उम्र है 24 वर्ष जी। और प्रारंभिक रूप से परिवारजनों की तरफ से मर्ग कायम करके जांच पे लिया गया है। आगे जो भी तथ्य होंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हुए चावल घोटाले के मामले में दोषियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत एसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसकी बागडोर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव को सौंपी गई है। एसआईटी की टीम में कोतवाली थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े और वारासिवनी थाना प्रभारी को शामिल किया गया है और सीएसपी श्री तिवारी के निर्देशन में इस मामले में साक्ष्य जुटाने का कार्य एसआईटी टीम के द्वारा किया जा रहा है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि कलेक्टर दीपा कार्य के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले में पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि एफआईआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके लिए आवश्यक साक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए एसआईटी टीम का गठन कर आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और एफआईआर की कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। परसों से ही इसमें जो गोडाउन्स हैं या मिल्स हैं वहाँ पे भी सैंपल, इसके अलावा जो दस्तावेज हैं उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उस कागज़ों के दस्तावेज़ की जांच करने पे जैसे भी जो भी तथ्य आएंगे उनको हम लोग अभी सबसे पहले जब्त कर रहे हैं और इसके साथ ही उस तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एसआईटी बनाने की बात कही जा रही है। हाँ, इन दस्तावेज़ों की समीक्षा करने के लिए, उनको सही तरीके से कानूनी तरीके से जब्त करने के लिए एसआईटी गठित की गई है। सीएसपी साहब उसके हेड हैं, सीएसपी कोतवाली। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 18 राइस मिल्स जो हैं जिनका कि चावल जिनके द्वारा प्रदाय किया गया था उस पर्टिकुलर स्टैक्स में, उन सभी को सील कर दिया गया था। उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी चावल से संबंधित थे, जमा करने से संबंधित क्या रिपोर्ट्स उनके क्वालिटी इंस्पेक्टर ने दी थी, वो सारे दस्तावेज जो हैं उन सभी को जब्त कर लिया गया है और साथ ही जो गोदाम थे उनको भी सील कर दिया गया है। यही अभी तक हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अब ईओडब्ल्यू ने टेक ओवर कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने प्रिलिमिनरी जांच कर ली है। उनके 2 अधिकारी भी बालाघाट जिले में आ गए हैं जो कि प्राथमिक जांच इसमें कर रहे हैं। इसमें और आगे मतलब दर्ज हो सकती है ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये सारा मामला अब ईओडब्ल्यू के हाथ में है और ये उसके बाद ही अब कार्रवाई उसी एजेंसी के द्वारा करेगी। बीती रात गर्रा टोल प्लाजा के पास पिकअप रोककर की गई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी लोकेश हनवत और सुमित ठाकुर दोनों ही बालाघाट के निवासी हैं, जिनके पास से पुलिस ने लूट की राशि और एक कार बरामद की है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपियों के द्वारा पिकअप को रोककर करीब 6600 राजेश चंद्रवंशी और दिनेश चंद्रवंशी से लूट गए थे, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा वारासिवनी थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी और वारासिवनी थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, लेकिन लूट की घटना इनके द्वारा पहली बार की गई है। पूर्व में जो भी इनके ऊपर अपराध थे वे मामूली थे और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस की टीम के द्वारा इस सफलता को लेकर एसपी के द्वारा 5000 इनाम की घोषणा की गई है। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए और हमारे 2-3 इनकी मदद से तत्काल उनका आइडेंटिफिकेशन कर और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लूटा गया जो पैसे हैं वो भी जब्त हो गए और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी शिनाख्त और आगे कार्रवाई सबसे पहले तो मैं इसमें 5000 रुपये की तो पूरी टीम को पहले तो बधाई देता हूँ कि तत्काल जो रात में या सुबह जो घटना हुई उसमें इतनी तेजी से दोनों आरोपियों को उनके पुराने रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध हैं और ये आतंक बदमाशी काफ़ी 2018 के बाद से इसका अपराध नहीं है। 2020 में एक टीम से घटना हुआ तो दोनों ही तरह के आपराधिक प्रवृत्ति हैं और उनके द्वारा जो एक गंभीर अपराध।
वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा के गर्रा चौक टोल प्लाजा के पास दो व्यक्तियों के द्वारा अधिकारी बनकर पिकअप रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी लोकेश हनवत और सुमित ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। यहां से न्यायालय में दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी राजेश चंद्रवंशी पिता रूपलाल चंद्रवंशी उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 8 दादू मोहल्ला कटंगी थाना कुरई जिला निवासी ने थाना वारासिवनी थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बालाघाट निवासी लोकेश हनवत और सुमित ठाकुर को इस लूट के अपराध में गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है। आज रात करीब 2:30-3 बजे राजेश और दिनेश नाम के दो व्यक्ति सिवनी से भुट्टे भर के एक पिकअप गाड़ी बालाघाट मंडी में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो उसी दौरान उनको रास्ते में ये अपना गर्रा बैरियर पे दो लोग मिले। उन्होंने उनको चेकिंग के नाम से रोका और उनके पास पर्स और जो भी पैसा और मोबाइल था वो उन्होंने उनसे छीन लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। और उनकी रिपोर्ट वो लोग राजेश और ये लोग रिपोर्ट करने आए दिनेश थाने। उनकी रिपोर्ट पे प्राथमिक ये आरोपी की तलाश की गई तो ये राजेश लोकेश और सुमित नाम के दो व्यक्ति अपनी कार से उनको गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय पेश किया गया। सर कहाँ के हैं सर ये आरोपी? ये दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं। उनमें इनमें कई आपराधिक रिकॉर्ड है। सर कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई? इसमें लूट के मुकदमे दर्ज हुआ है इनके ऊपर। बालाघाट शहर के भीतर कोरोना पॉजिटिव को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण 4 सितंबर को दिखाई दिया। शहर में चर्चा रही कैसे लोग कंटेनमेंट जोन के बाहर निकल रहे हैं और कैसे प्रशासन खामोश बैठा है। पूरा प्रकरण इस तरह से है। एक दिन पहले शहर के सिंधी मोहल्ला स्थित निवासी एक युवती की कोरोना से मौत हो गई। जिला अस्पताल द्वारा कोविड-19 के तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक युवती के संपर्क में आए परिजन और पड़ोसियों ने कुल 32 लोग होम क्वारंटाइन करते हुए उनके घर के एरिया को सील कर दिया गया। होम क्वारंटाइन की सूची में शामिल लोगों के परिवारजनों के शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में 4 सितंबर को इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने कंटेनमेंट जोन की दीवार को फांदते हुए रोजाना की तरह 4 सितंबर की सुबह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल दिए। यही नहीं, 4 सितंबर को शहर के एक निजी कॉलेज के संचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके एक कॉलेज को प्रशासन ने सील कर दिया, लेकिन शहर के अन्य स्थान पर संचालित एक स्कूल और कॉलेज को सील नहीं किया गया। यह पूरे शहर के साथ साथ जिले में चर्चा का विषय है, क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति महज कुछ समय के लिए वेनगंगा क्लब जाते थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्लब को 11 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उनके एक स्कूल और कॉलेज पर सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन दोनों मामले पर जब तहसीलदार रामबाबू देवांगन से पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को इस विषय पर जानकारी ली जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर के भटेरा चौकी स्थित बालिका गृह से लापता हुई 3 बालिकाओं को कोतवाली पुलिस ने कटंगी क्षेत्र से ढूंढ निकाला है, जिन्हें वापस आश्रय गृह भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि यह तीनों बालिकाएं आश्रय गृह की दीवार को फांदकर लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बालिकाओं को ढूंढ निकाला। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला बाल विकास अधिकारी लीना चौधरी के द्वारा बालिका आश्रय गृह की संचालिका को नोटिस जारी किया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान महिला बाल विकास अधिकारी लीना चौधरी ने बताया कि बालिका आश्रय गृह की संचालिका को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके द्वारा जवाब दिए जाने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 3 तारीख की रात्रि की घटना थी, जिसमें बालिका सुधार गृह से 3 बच्चियां आश्रम से चली गई थी, दरवाज़ा बांध के, दीवार बांध के, जो कल रात में दस्तयाब कर ली गई है। उनकी दस्तयाबी पे उन्होंने बताया कि वो आश्रम से निकल के रेलवे पटरी कटंगी पहुंच गई थी और कटंगी के वहाँ पर कुछ लोगों ने पटरी किनारे देखा होगा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। कटंगी पुलिस वहाँ तत्काल पहुंची और उनको थाने पर लेके आई। और जब थाने पे चूँकि हमारे यहाँ जैसे घटना हुई तो एफआईआर के पहले हमने पूरे थानों में बच्चों के संबंध में मैसेज कर दिया था।
तो उसमें कटंगी पुलिस ने उनको थाने पर सुरक्षा रखे, फिर हमें इन्फॉर्म किया। हमारी टीम रात में महिला अधिकारी वगैरह गए वहाँ पे और उनको रात्रि में ही दस्तयाब करके ले आए हैं। उनके स्टेटमेंट 161 के कर लिए गए थे। स्टेटमेंट के बाद उनको बालिका गृह भेज दिया वापस और अभी उनको न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में घटिया चावल मिलने की केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट के बाद सीएमओ कार्यालय के निर्देश पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वारासिवनी अंतर्गत 13 राइस मिल को सील कर दिया था, जिसमें आगे की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जाएगी, जिसके संबंध में 4 सितंबर को ईओडब्ल्यू की 5 सदस्यीय टीम वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार जैन के नेतृत्व में वारासिवनी पहुंची, जिसने वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत वारा स्थित मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन गर्रा स्थित CWC सहित अन्य वेयर हाउस का निरीक्षण कर प्रकरण की बारीकियों को जाना, जो भोपाल से शुक्रवार को सुबह बालाघाट पहुंची और उक्त संबंध में कार्यवाही में जुट गई और उस मसले की जांच प्रारंभ कर दी है। आपको बता दें कि घटिया चावल के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में कार्यवाही करते हुए 9 कर्मचारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद 18 राइस मिलर्स के राइस मिल सील कर दिए गए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें सर्वाधिक राइस मिल वारासिवनी क्षेत्र की थी, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने आकर विस्तार से जानकारी ली और प्रकरण को पूरी तरह समझने का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त टीम ने बालाघाट पहुंचकर नॉन DMO DSO के ऑफिस का निरीक्षण किया और दस्तावेजों की जांच की, जिससे कहा जा सकता है कि घटिया चावल मिलने का प्रकरण पूरी तरह प्रशासन ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है, जो इसमें जांच कर रही है और ईओडब्ल्यू के हस्तक्षेप के बाद लग रहा है कि उचित कार्यवाही होगी और इसमें भी अन्य प्रकार के और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जिले में 3 सितंबर को संक्रमित लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे अधिक 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें वारासिवनी क्षेत्र के 17 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें नगर के वार्ड नंबर 9 के 13, ग्राम पंचायत डोके के 2, सिकंदरा का 1, नदी टोला बुदबुदा का 1 व्यक्ति शामिल है। स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के आसपास के मकान को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है और जहां से किसी को बाहर जाने व आने की अनुमति नहीं है। नहीं, देखिए अभी हम यही है, इनके जितने भी कांटेक्ट हैं, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं, आने के पहले ये 1 रात घर में रुके हैं, उसके बाद ये पहली बार स्कूल आए हैं, तो इनके जो घर के लोग हैं इनका हम सैंपल लेंगे 5 दिन बाद। 5 दिन इनके हो गए क्योंकि यहीं पे इनको हो गए थे, तो कल में हम इनका सैंपल ले लेंगे। और जो कंटेनमेंट जोन बना है, कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद अब कंटेनमेंट जोन का एरिया पहले जो 5 मकान का था, 5-6 मकान था, अब वो 7-8 मकान का हो गया। मकान भी 2-3 मकान भी बढ़ गए हमारे, तो हमारा जांच का दायरा अब हम धीरे से और जांच का दायरा हमारा बढ़ेगा और हम पुनः अब सैंपल लेने की प्रक्रिया करेंगे, ताकि और यदि कोई छूटा है तो उनके परिवार के सदस्यों को बहुत ज़्यादा संक्रमित होने से और प्रभावित होने से बचाने के लिए हम एक चरण और चलाएंगे, जिसमें जांच की। सर, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है क्या नहीं, कारण वही है ना कि हम यदि रूटीन स्क्रीनिंग, इसलिए तो स्क्रीनिंग जरूरी है ना। लोग बोलते हैं ना कोरोना अपन कैसे कोरोना कंट्रोल होगा, तो स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है, जांच लोगों के स्वाब और सैंपल लेना बहुत जरूरी है। वेनगंगा नदी में आई बाढ़ ने कृषि उपज मंडी गोंगलई की समस्या बढ़ाकर रख दी है। इस बाढ़ के कारण कार्यालय में रखे आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह से पानी में भीग गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं, लेकिन काफी दस्तावेजों की हालत दयनीय हो जाने के कारण यह दस्तावेज कार्यालय की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कार्यालय के कर्मचारी अंबू लाल ने बताया कि बाढ़ की वजह से कृषि उपज मंडी कार्यालय में पानी भर गया था, जिसके कारण काफी दस्तावेज भीग गए, जिन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो दस्तावेज क्या है, जब से यहाँ मंडी आई है तो तब से आज तक यहाँ प्रांगण में बारिश
जल भराव नहीं हुआ था। ये अचानक मतलब 30 तारीख को जल भराव हुआ है, जिसके कारण क्या है रात में जल भराव हुआ है। वो सब 29 तारीख को दिन में, आप भी जानते हैं 29 तारीख को दिन में मतलब बारिश नहीं हुई थी। 30 तारीख को पूरा खुला था। बाकी भीमगढ़ बांध डैम के जो गेट खोले गए उससे रात में एकदम भराव आ गया, और जिससे क्या है कार्यालय का अधिकांश भाग 75 मतलब हाइट में 5 से 6 फीट तक के कार्यालय के अंदर पानी भरा। फिर भी हमारे द्वारा जितना हो सके उतना टेबल पे ऊपर रेक में रख करके उसकी सुरक्षा की गई। बाकी बाढ़ इतनी तेज थी जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपके पास दस्तावेज थे, बहुत सारे मंडियों के रिकॉर्ड थे और ये सब थे, ये जो खराब हो चुके हैं तो इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? क्या इसके लिए कुछ योजना बनाया है? नहीं, अभी जैसे ही मतलब दिन में आकर के सभी दस्तावेजों को खुले में मतलब सुखा रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं, मतलब बचाव कर रहे हैं। हमारे पास अभी आज के तारीख में 60% दस्तावेज पूरे मतलब कंप्लीट हो गए, मतलब ठीक है एकदम। और बाकी जो थोड़े हैं उनको भी हम मतलब पलट के उसको ठीक कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में संगठन के उप प्रांत अध्यक्ष प्रकाश सूर्यवंशी ने बताया कि करीब 4 साल से वे शासन के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पद नाम नहीं दिया गया। आज भी वह उपयंत्री के तौर पर ही जाने जाते हैं, जबकि उनकी वेतन कार्यालय यंत्री के बराबर है। उन्होंने कहा कि हमें सहायक यंत्री के तौर पर पद दिया जाए। वहीं उन्हें संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को भी शासन प्रशासन के समक्ष रखा। मुद्दा ये है साहब, हम लोगों को 38-40 साल की नौकरी कर ली है। जब नौकरी लगी तब भी हम लोग उपयंत्री थे और आज भी उपयंत्री हैं। सरकार ने हमारा वेतनमान बढ़ा के कार्यपालय यंत्री का कर दिया, लेकिन पदनाम नहीं दिया। आज हमारी मांग ये है कि हमें सहायक यंत्री का पदनाम दिया जाए, क्योंकि शासन पे कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। ऑलरेडी हम उतना पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, बस हमको पदनाम बढ़ा के हमारा जो है वो दे, तो थोड़ा सम्मान हमारे परिवार को मिलेगा, बाल बच्चों नाती नातियों को लगेगा कि हमारे फलाने जो हैं वो ये हैं। अभी तक तो जब शादी हुई तब भी उपयंत्री थे, आज नाती नतरे वाले कॉलेज पढ़ने, लेकिन उस स्थिति में आगे नाती नतरे तब भी उपयंत्री। एक मांग तो ये है कि हमारा पदनाम सहायक यंत्री किया जाए। जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम दही गढ़वा और सालेटिका के बीच घिसर्री नदी में जल समाधि के लिए नाबालिग लड़की की लाश दिघोटा घाट से बरामद कर ली गई। बता दें कि 2 सितंबर को 4 बजे यह लड़की एक लड़के के साथ घिसर्री नदी तरफ आई थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया, पर लड़की ने लड़के के सामने ही नदी में छलांग लगा दी। 4 सितंबर को सुबह 9 बजे घिसर्री नदी के दिगोधा घाट में लड़की की लाश पानी में उतराते हुए देखी गई। मध्य प्रदेश शासन ने 4 सितंबर की देर शाम को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बस के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में बस संचालकों और उनसे जुड़े लोगों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50% की छूट और वाहन कर जमा करने की तिथि को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। इस पूरे विषय पर जिला बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें भी बस शुरू करने का पत्र मिल चुका है। इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा, क्योंकि बस का टैक्स तो माफ किया जा रहा है, लेकिन बसों में काम करने वाले ड्राइवर हेल्पर की वेतन का क्या। देखना अब यह है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के भीतर बस शुरू की जाएगी या फिर एक बार फिर इन विवादों के बीच बसों के टायर पूर्व की तरह थमे ही रहेंगे। ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।